कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको इसके बारे में इसका पहला भाग जो है आपको बता दिया है, जिसमें मैंने आपको इस्लाम के उदय के बारे में बताया, हज़रत मोहम्मद के बारे में बताया और इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बता दिया है। तो आज मैं आपको अरबों का भारत पर आक्रमण के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अरबों ने जल एवं थल दोनों मार्गों से भारत पर आक्रमण किया, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य सिंध को जीतना था। सिंध के समीपवर्ती क्षेत्र मकरान यानी कि आधुनिक बलूचिस्तान को जीतने के अरबों के कई प्रयत्न विफल हुए, परंतु 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने मकरान पर विजय प्राप्त कर ली। इसी के साथ ही उनकी सिंध विजय का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। इस्लाम के उदय के साथ भारतीय संस्कृति पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कला के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में परिलक्षित हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दहिरा का शासन था। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरबों के शासन को 1176 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने आसानी से उखाड़ दिया। गजनी के सुल्तान महमूद ने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए। फिर भी हिंदू राजाओं ने मुसलमानी आक्रमण का प्रबल विरोध किया। तो चलिए आप बताते हैं आपको मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के क्या कारण थे। तो पहला कारण है भारतीयों में आंशिक एकता का अभाव और दूसरा कारण है भारतीय प्रजा का असहयोग और तीसरा कारण भारतीयों का विश्वासघात और चौथा कारण है भारतीय सेना के विपरीत अरब सेना का संगठित होना। तो ये इनके 4 कारण थे। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरब आक्रमण का राजनैतिक दृष्टि से तो बहुत कम प्रभाव पड़ा, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका प्रभाव स्थायी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप धार्मिक क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। देश में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। सिंध की जनता में से बहुत से लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसने सामाजिक अंतर्द्वंद को जन्म दिया, जो आपसी संघर्ष का एक कारण भी बना। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनवी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म संवत 1028 यानी कि 1 नवंबर 971 में हुआ। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 साल की आयु में संवत 1055 यानी कि 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल विल्लाह ने महमूद
गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उद मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसके आक्रमण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। और दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी तक था। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी बैहिंद पर अधिकार कर लिया। और तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वाजिरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वाजिरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। और चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में हुआ। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में हुआ। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसे नौशाद शाह कहा जाने लगा था। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशाद शाह को बंदी बना लिया गया। और छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी के 1008 ईस्वी के छठे आक्रमण में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। और आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में हुआ। इसमें महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। और नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में हुआ। अपने नए अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। और 10वां आक्रमण 1013 में पुनः हुआ, जो महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंद शाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंद शाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ली। तुर्कों ने नंद शाह में लूटपाट की। और 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में हुआ। अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया।
उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कलिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी बुल्देलखंड, किरात तथा लौहकोट आदि को जीत लिया और 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में हुआ। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंड ने विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1023 ईस्वी में हुआ। इस अभियान में महमूद गजनवी ने जैसलमेर, गुजरात यानी कि अहिलवाड़, चिकलोदर और लोदार पर विजय स्थापित की और 16वां आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में हुआ। इस 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में उसने किया। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको बताते हैं। मोहम्मद गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध इस प्रकार है। तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, जिसमें पहला जो था युद्ध वो तराइन का प्रथम युद्ध था। यह युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो है यह युद्ध जो है गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे और दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था जो 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें गौरी विजयी हुआ और तीसरा युद्ध चंदावर का युद्ध था जो 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था।
इसमें गौरी जो है विजयी हुए थे। तो चलिए आपको मोहम्मद गौरी के बारे में 2 पॉइंट और बताते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। तो बच्चों, आपको लेक्चर समझ में आ ही गया होगा और अब जो है अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।